Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Debashri here, working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. What are the benefits of Unacademy is daily live classes, structured courses as per the CSIR standard syllabus, live tests and quizzes. Apart from this, there is a special session for the doubt clearance, which we call DCS, doubt clearing sessions. You will have the unlimited access to all the educators at single subscription. So if you want to be a part of this maximum benefit with a minimum investment, you can use it with the help of my referral code DEBA1. So if we talk about the prices, the prices are like for 1 month it is 1890, for 3 months it is 4725, for 6 months it is 7560, for 12 months it is 9450, and for 24 months it is 11340. If you compare it with the market rates, outside rates, it's a bit less compared to your market rate. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code DEBA1 to avail 10% off on all these prices. 10% off on all these prices. Okay, so today's topic is translation mechanism. So before going to the mechanism, we will be going for a brief revision of the last class. So what we have seen last class is that if DNA, from DNA to DNA, when there is a synthesis from DNA to DNA, we called it replication, right? And when there is a synthesis of mRNA from DNA, we call it transcription. And when there is a synthesis of proteins from mRNA, we call the translation. Which is important, and here we will be discussing this. So last class we have seen the requirements of the translation. क्या क्या चाहिए ट्रांसलेशन के लिए? राइबोसोम की जरूरत है, टीआरएनए की जरूरत है, एमआरएनए की जरूरत है, जेनेटिक कोडोन की जरूरत है, और आपका अमाइनो एसिड्स का जरूरत होता है, राइट? राइबोसोम्स की अगर हम बात करते हैं, जो राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, दोनों में अलग अलग होते हैं, राइट? अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स होते हैं वो होता है आपका 70S, और यूकैरियोट्स में जो होता है वो है 80S. कल हमने बिल्कुल डिटेल में ये देखा है. S किसके लिए होता है? S स्टैंड्स फॉर स्पिटबर्ग यूनिट, राइट? ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, राइट? अगर हम 70S को देखते हैं, 70S में भी कुछ सब यूनिट्स होते हैं, जैसे आपका हो गया 50S, 30S, राइट? 50S की अगर हम बात करते हैं, इसका भी कुछ सब यूनिट्स हैं, जैसे 23S है, 5S rRNA है, राइट? और 30S की बात करूं तो ये 16S rRNA इसका सब यूनिट है. 80S की अगर हम बात करते हैं, 80S में भी इट इज कंपोज्ड ऑफ टू सब यूनिट, 60S एंड 40S, राइट? अगर हम 60S को देखते हैं, देन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 28S rRNA, 5.8S rRNA एंड 5S rRNA. अगर हम 40S के बारे में बात करते हैं तो इनमें है आपका 18S rRNA, राइट? और ये जो राइबोसोम्स है ये बेसिकली क्या है? ये है आपका राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या है? ये बनता है आपका आरएनए और प्रोटीन के थ्रू, इसलिए हम इसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन. क्लियर हुआ बात? ओके. नेक्स्ट, अगर हम एमआरएनए भी मैंने कल डिस्कस किया था बिल्कुल डिटेल में. अगर हम एमआरएनए के बारे में बात करते हैं, जो प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए होते हैं वो बेसिकली पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब यहाँ पे मेनी जीन्स, मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होता है, राइट? अगर हम यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं, ये है आपका मोनोसिस्ट्रॉनिक. मोनोसिस्ट्रॉनिक मीन सिर्फ एक और एक, दैट इज सिंगल जीन का प्रेजेंट होना, इसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक, राइट? अगर हम टीआरएनए के बारे में बात करते हैं, जो टीआरएनए होता है बेसिकली उसको डिस्कवर किया था फ्रांसिस क्रिक ने. इसको हम बोलते हैं आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए, क्योंकि टीआरएनए का क्या है, 2 या 3 टीआरएनए कोड कर सकते हैं सेम अमाइनो एसिड्स को. मान लो जो वैलिन वाला अमाइनो एसिड्स है इसको टीआरएनए 1 भी कोड कर सकता है, राइट? वैलिन कैन बी कोडेड बाय टीआरएनए 1 as well as it can be coded by tRNA2.
So you can see two different tRNAs are coding for the same amino acid. So this property we call it isoaccepting tRNA. That means when there are two different tRNAs encoding for the same amino acids, then we call it isoaccepting tRNA, right? Okay, and this is the structure of tRNA. This structure we call it cloverleaf structure. This cloverleaf structure has got pseudouridine, anticodon loop, and dihydrouridine, right? So what is the function of dihydrouridine is that if you see uracil, अगर आपने uracil देखा होगा तो uracil में यहाँ सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, राइट? लेकिन डाईहाइड्रोयूरिडीन क्या है? ये बेसिकली एक काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस है. कल हमने ये भी डिस्कस किया था. क्या मॉडिफिकेशंस है? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसके फिफ्थ एंड सिक्स्थ पोजीशन में एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन का एडिशन करवाता है. कौन करवाता है? ये है आपका रिडक्टेस एंजाइम. This enzyme causes the addition of two hydrogen group in the fifth and sixth position, right? तो इसको बोलते हैं डाई. डाई means दो. हाइड्रो stands for hydrogen, right? अगर हम pseudouridine की बात करते हैं, pseudouridine मतलब क्या है? अगर ये मान लो यूरेसिल है, मान लो ये यूरेसिल है, राइट? अगर यूरेसिल के फर्स्ट कार्बन से बीटा राइबोस जुड़ा हुआ है नॉर्मल केस में, तो pseudouridine के केस में क्या होगा आपका? This will your shift to this position. Shifting of the, you can say shifting of, yeah, let me use this. You can see क्या होता है आपका pseudouridine में? शिफ्टिंग होता है किसका? इसका कहीं और पोजीशन में. तो we can say shifting of beta ribose to some other position, इसी को बोलते हैं pseudouridine, राइट? और ये जो एंटीकोडोन है, इट विल डायरेक्टली इंटरैक्ट विद mRNA. ये आपका डायरेक्ट इंटरैक्ट करते हैं mRNA के साथ. अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे CCA सीक्वेंस है जो कि क्या करते हैं? CCA सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस होता है ये tRNA में ऐड होता है आफ्टर प्रोटीन सिंथेसिस. सो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन. पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ये कौन करवाता है? ये करवाता है CA फॉर्मिंग एंजाइम्स, राइट? जो ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस है, ये होता है विद द हेल्प ऑफ अ एंजाइम कॉल्ड CA फॉर्मिंग एंजाइम्स, राइट? अगर हम जेनेटिक कोडोन के बारे में बात करते हैं, ये तो हमने कल देखा ही था, फिर भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा. ये बेसिकली आपका ट्रिपलेट नेचर का होता है. ये एनकोड करता है अमाइनो एसिड्स के लिए, लेकिन इस जेनेटिक कोडोन डिफरेंट होता है फॉर साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. मान लो साइटोप्लाज्म में AUA जो होता है वो आइसोल्यूसिन को एनकोड करता है. अगर किसी भी tRNA जो होता है, जो जेनेटिक कोडोन AUA से बाइंड करेगा, वो कैरी करता है आइसोल्यूशन को, राइट? साइटोप्लाज्म के केस में. लेकिन सेम AUA कोडोन अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में है तो ये किसको कोड करेगा? मिथ्योनिन को. कैसे याद रखोगे? AUG तो स्टार्ट कोडोन होता है, राइट? स्टार्ट कोडोन होता है जो कि कोड करता है मिथ्योनिन को. सिंपल G को छोड़ के यहाँ पे A आपने लगा दिया. अब A जो हो गया, ये कोड किया आइसोल्यूसिन इन केस ऑफ साइटोप्लाज्म. और अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया M से स्टार्ट है और ये भी मिथ्योनिन को कोड कर रहा है, राइट? A भी पहला लेटर है AUA, राइट? तो AU में आपको ध्यान क्या देना है? जो AUA होता है बेसिकली वो साइटोप्लाज्म में आइसोल्यूसिन को कोड करता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये कोड करता है आपका मिथ्योनिन को. तो ये हो गया एक पर्टिकुलर डिफरेंस. उसी तरह से AUG के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो AUG है वो मिथ्योनिन को कोड करता है साइटोप्लाज्म में, राइट? अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, AUG बेसिकली मिथ्योनिन को एनकोड करता है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका? AUG का कोई रोल नहीं देखा गया है. इनफैक्ट UGA नाम का एक कोडोन है जो कि आपका कोड करता है ट्रिप्टोफैन को, राइट? यहाँ पे UAA, UGA, UAG होता है वो है स्टॉप कोडोन. लेकिन यहाँ पे AGG, AGA होता है आपका टर्मिनेशन कोडोन, या फिर आप कह सकते हो ये आपका है
स्टॉप हो दो। क्लियर हुआ? नेक्स्ट ये है मैकेनिज्म। आपका मैकेनिज्म क्या है? अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, राइट। अगर हम अमाइनो एसाइलेशन के बारे में बात करते हैं, अमाइनो एसाइलेशन मतलब क्या होता है? जब भी टीआरएनए के पास एक, मान लो ये कोई टीआरएनए है, इसमें अमाइनो एसिड्स एब्सेंट है, अमाइनो एसिड्स एब्सेंट है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? अनचार्ज्ड टीएनए, अनचार्ज्ड टीआरएनए बोलते हैं। अगर सेम हमें एक दूसरा टीआरएनए है जिनके पास अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, तो हम इसको बोलते हैं चार्ज टीआरएनए, राइट। ये जो अमाइनो एसिड्स टीआरएनए के साथ बाइंड करता है, इसको बाइंड कौन करवाता है? इसको करवाते हैं आपका अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। सिंथेसिस एक एंजाइम होता है, दिस इज पर्टिकुलरली एंजाइम which helps in the addition of amino acids on the tRNA, right? And basically there are 220 different amino acid synthesis are present. 20 different amino acid synthesis enzyme are present. तो ये कितने होता है? बेसिकली 20 अलग अलग तरीके के एंजाइम्स अमाइनो एसाइल सिंथेसिस प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली क्या होता है? रिएक्शन जब भी टीआरएनए होता है, अमाइनो एसिड से वो बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम एंड आल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, राइट। तो ये क्या, एटीपी डिसोशिएट हो जाता है आपका एएमपी और पायरोफॉस्फेट में, फिर टीआरएनए और अमाइनो एसिड्स का बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि अमाइनो एसाइलेशन का आपका एक प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी भी है, प्रूफ रीडिंग का भी एक काम करता है। मतलब अमाइनो एसाइल टीआरएनए के पास दो साइट्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं कैटालाइटिक साइट और एक को हम बोलते हैं एडिटिंग साइट। कैटालाइटिक साइट क्या करता है? किसी भी चीज को, अमाइनो एसिड को टीआरएनए के साथ बाइंडिंग में हेल्प करता है कैटालाइटिक साइट्स, राइट। लेकिन ये जो एडिटिंग साइट्स है, ये आपका प्रूफ रीडिंग करवाता है। ये देखता है कि जो भी अमाइनो एसिड टीआरएनए के साथ बाइंड हुआ है वो करेक्ट है या नहीं। तो ये जो प्रॉपर, ये जो चेकिंग वाला काम होता है, ये बेसिकली करते हैं कौन? आपका ये करता है आपका एडिटिंग डोमेन ऑफ अमाइनो एसाइल सिंथेसिस। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला? जो भी टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड नहीं है उसको हम बोलते हैं अनचार्ज्ड टीआरएनए, राइट। और जब भी अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होता है टीआरएनए के पास, तब हम उसको बोलते हैं चार्ज टीआरएनए, राइट। ये जो चार्ज टीआरएनए होता है, ये बेसिकली आपका एक एंजाइम के थ्रू होता है, जो जिसका नाम है अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस। वो क्या करवाता है? वो अमाइनो एसिड्स को टीआरएनए पे ऐड करवाता है, राइट। तो इस अमाइनो एसिड सिंथेसिस का दो डोमेन होता है, एक है आपका कैटालाइटिक डोमेन, एक है आपका एडिटिंग डोमेन। जो कैटालाइटिक डोमेन है वो बेसिकली आपका एडिशन में हेल्प करवाता है, और जो एडिटिंग डोमेन है ये आपके प्रूफ रीडिंग का काम करता है। क्लियर हुआ, राइट। यहाँ पे एक चीज और आपको जानना है, जो अमाइनो एसिड्स टीआरएनए के साथ बाइंड करता है, उनके बीच कौन सा बोन फॉर्मेशन होता है? उनके बीच आपका बोन फॉर्म होता है एस्टर बोन, राइट। जो ये टीआरएनए, ये जो अमाइनो एसिड्स और टीआरएनए के बीच जो ये बोन होगा, इसको हम बोलेंगे क्या? एस्टर बोन, राइट। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेसिस बेसिकली दो तरह के होते हैं, क्लास 1, क्लास 2। क्लास 1 जो होता है ये 2' हाइड्रोक्सी एन में ये अमाइनो एसिड्स ऐड करवाता है टीआरएनए में, लेकिन 2' हाइड्रोक्सी साइट में। और जो क्लास 2 होता है वो ऐड करवाता है अमाइनो एसिड्स इन द 3' हाइड्रोक्सी एन। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको हम बोलते हैं क्या? मोनोमर, और इसको हम बोलते हैं बेसिकली सिंगल सब यूनिट का होता है। क्लियर? और जो आपका ये है, ये बेसिकली मोर देन सिंगल सब यूनिट, यूजुअली डायमर और टेट्रामर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। अगर हम प्रोकैरियोट्स के हाँ, ये बिल्कुल ट्रांसलेशन जो है मैंने यहाँ पे बेसिकली फोकस किया है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्लास हम यूकैरियोट्स को देखेंगे, राइट, डिटेल में। तो मैंने ये बिल्कुल ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया है कि क्या है, ताकि आपको एक आउटलाइन मिले कैसे क्या क्या होता है, राइट। ओके, अगर हम पहले की रिकॉग्निशन की बात करें, सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए आपका रिकॉग्निशन होना
जरूरी है, राइट। ये हो गया mRNA। अब क्या होगा, mRNA में एक सीक्वेंस होता है, यहाँ मान लो XXX से मैंने दिखाया है, इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं क्या, शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, ये प्रोकैरियोट्स में हम इसको शाइन डेल्गार्नो बोलते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में हम इसको बोलते हैं क्या, कोजैक सीक्वेंसेस, राइट। तो ये हम देखेंगे यूकैरियोट्स के केस में, आज तो हम प्रोकैरियोट्स डिस्कस करेंगे। तो जो रिकॉग्निशन होता है बेसिकली वो एक सीक्वेंस में होता है जिसको हम बोलते हैं शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, राइट। अब जैसे ही यहाँ पे राइबोसोम जैसे ही यहाँ पे रिकॉग्निशन हो जाता है, उसके बाद इनिशिएशन आपका स्टार्ट हो जाता है। इनिशिएशन में क्या होता है, पहली बात आप ध्यान से देखना, इनिशिएशन में क्या होता है, मान लो ये रिकॉग्निशन हो गया। अब रिकॉग्निशन होने के बाद जो 30S सब यूनिट है राइबोसोम का, वो आके यहाँ बाइंड करता है, सबसे छोटा वाला राइबोसोमल सब यूनिट आके mRNA के साथ बाइंड करता है। जैसे ही ये यहाँ पे आके बाइंड करेगा, यहाँ पे 3 साइड होता है आपका, क्या क्या साइड होता है, E P A साइड, ठीक है। यहाँ पे जो साइड्स होते हैं आपका 3 साइड्स होते हैं, कौन कौन सा साइड्स, E P A साइड, राइट। जो इनिशिएशन शुरू कब होगा, इनिशिएशन शुरू होगा जब आपका, इनिशिएशन तब शुरू होगा जब आपका पहला अमाइनो एसिड, पहला अमाइनो एसिड क्या है, प्रोकैरियोट्स के केस में फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन एंटर करेगा पी साइट में। अब देखिए ये जो ई है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ये एग्जिट साइट है, यहाँ पे होता है पेप्टाइड फॉर्मेशन साइट, ये है अमाइनो एसिड टीआरएनए एक्सेप्टिंग साइट्स, राइट। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, जो आपका पहला अमाइनो एसिड होता है वो आपका आता है कौन से साइट में, पी साइट में एंटर करता है, कौन, पहला अमाइनो एसिड पी साइट्स में एंटर करता है। ये हो गया mRNA। यहाँ पे आपका कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। यहाँ पे आपका बाइंड कर, ये जैसे ये रिकॉग्नाइज हो जाता है, इमीडिएटली 30S यहाँ आपका बाइंड करता है, राइट। 30S में 3 साइट्स होते हैं, EPA, जो आपका A P E 3 साइट्स होते हैं, राइट, 3 साइट्स ओके। मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर रही हूँ आपको, ये हो गया mRNA, राइट। अब रिकॉग्निशन जो शुरू होगा ये कहाँ से होगा, ये बेसिकली आपका साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, कुछ एक सीक्वेंस होता है जहां से आपका रिकॉग्निशन होता है। मान लो ये कोई सीक्वेंस है, ये हो गया शाइन डेल्गार्नो सीक्वेंस। ये प्रोकैरियोट्स के केस में हम इसको बोलते हैं शाइन डेल्गार्नो, लेकिन यूकैरियोट्स के केस में हम इसको बोलते हैं क्या, कोवैक्स सीक्वेंसेस, राइट। वो हम देखेंगे अपकमिंग क्लास में। अब रिकॉग्निशन में क्या होता है आपका, बेसिकली यहाँ पे जैसे ही ये रिकॉग्नाइज्ड होता है, 30S सब यूनिट जो होता है राइबोसोम का, वो आके यहाँ पे बाइंड कर लेता है। ये है आपका 30S सब यूनिट, राइट। अब यहाँ पे 3 साइट्स होते हैं आपके, किसका, राइबोसोम में 3 साइट्स होते हैं ऐसे, एक होता है E, एक होता है P, एक होता है A। अगर किसी को कंफ्यूजन है EPA साइट्स क्या है, तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो, वहां मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, राइट। तो अब देखना, जो A साइट अगर देखा जाए तो पहले अमाइनो एसिड को A साइट में आना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है वो होता है आपका P साइट में। फर्स्ट अमाइनो एसिड जो होता है वो एंट्री करता है पी साइट में। क्यों पी साइट में क्यों एंट्री करता है, क्योंकि ये जो ए साइट है ये ऑक्युपाइड रहता है, ये ऑक्युपाइड रहता है, कौन ऑक्युपाई करके रखता है, इसको ऑक्युपाई करके रखता है, ये देखिए IF1। IF1 क्या है, इनिशिएशन फैक्टर 1, जो कि इनिशिएशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन से साइट में जाता है, आपका पी साइट में, राइट। क्यों जाता है पी साइट में, क्योंकि फर्स्ट साइट ऑक्युपाइड करके रखता है IF1, इसीलिए वो पी साइट्स में जाता है, राइट। फिर आता है इनिशिएशन फैक्टर 3, जो कि आपका हेल्प करता है बाइंडिंग ऑफ 30S सब यूनिट विद 50S। अब जैसे ही ये हो जाता है तो यहाँ पे आता है आपका 50S सब यूनिट, राइट। ये हो गया आपका 50S सब यूनिट, इसी के बॉन्डिंग में आपके हेल्प करते हैं IF3। क्लियर हुआ इनिशिएशन, राइट। नेक्स्ट मैंने ये ब्रीफ दिखाया है, मैं एक्चुअल प्रोसेस में जाऊंगी।
इलोंगेशन में क्या होता है, आपका डिकोडिंग होता है एमआरएनए का। एमआरएनए में जो कोडोन प्रेजेंट होता है उसका एंटीकोडोन होता है टीआरएनए में, और उसी एंटीकोडोन के हिसाब से अमाइनो एसिड्स टीआरएनए पिक करता है, राइट। टीआरएनए पिकअप करता है और फिर उसको प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेके जाता है। यहाँ पे जो सेकेंड अमाइनो एसिड्स एंट्री होगा वो देखिए फर्स्ट अमाइनो एसिड्स तो पी साइड में हुआ, लेकिन सेकेंड अमाइनो एसिड का एंट्री होगा आपका ए साइड में। कैसे एंट्री होगा, विद द हेल्प ऑफ इलोंगेशन फैक्टर EFTU। हम इसको पूरे डिटेल में देखेंगे, जस्ट मैंने यहाँ पे ब्रीफ दिया है। यहाँ पे आपका 2 ATP का यूज होता है। फिर जैसे ही ये ए साइड में एंटर करेंगे, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है, राइट। और ये शिफ्टिंग करवाता है विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। 23S rRNA की कैपेसिटी है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में होता है 28S rRNA की, राइट। फिर यहाँ से आपका शुरू होता है ट्रांसलोकेशन, और फिर टर्मिनेशन होता है स्टॉप कोडोन UAA, UAG, UJ। ये स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन में जैसे ही स्टॉप कोडोन क्या करवाते हैं, जैसे ही स्टॉप कोडोन में रीच स्टॉप कोडोन तक ये पहुंचते हैं, ये इसके टर्मिनेशन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर्स RF1, RF2 एंड RF3। ये हो गया एक ब्रीफ आइडिया कि कैसे होता है। अब हम डिटेल में देखेंगे, राइट। अगर हम इनिशिएशन की बात करते हैं, बेसिकली जो इनिशिएशन होता है प्रोकैरियोट्स में, पहला अमाइनो एसिड आता है आपका फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय इनिशिएटर कोडोन, फर्स्ट अमाइनो एसिड, राइट। लेकिन जो इलोंगेशन के लिए आता है वो है आपका मिथ्योनिन टीआरएनए। यूकैरियोट्स के केस में क्या है, मिथ्योनिन ही आता है दोनों केस में, चाहे इनिशिएशन हो इलोंगेशन हो, मिथ्योनिन ही पहला अमाइनो एसिड होता है। लेकिन ओनली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट इट इज योर फॉर्माइल मिथ्योनिन टीआरएनए। क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम राइबोसोम्स के बारे में बात करते हैं, बेसिकली राइबोसोम्स के कितने सब यूनिट्स हैं, राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट, राइट। और यहाँ पे मैंने आपको बोला था ये हो गया राइबोसोम, स्मॉल लार्ज। यहाँ पे आपके हो गए क्या, 3 सब यूनिट, 3 साइट्स, जो कि APE। जो आपका ए साइट्स होता है, सॉरी, जो आपका ए साइड होता है उसका फंक्शन क्या है, आप ध्यान से देखना। जो आपका ए साइड होता है, बेसिकली ए साइड का फंक्शन क्या है, ये वाला साइड, राइट। इसका फंक्शन क्या है, ये एक्सेप्ट करता है टीआरएनए जो कि आपका अमाइनो एसिड के साथ बाइंड हुआ होता है। तो हम इसको कह सकते हैं टीआरएनए ये एक्सेप्ट करता है अमाइनो एसाइल टीआरएनए, एक्सेप्ट्स अमाइनो एसाइल टीआरएनए, राइट। फिर जो आपका पी साइड होता है, पी, ये बेसिकली क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये हेल्प करता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर ई साइड जो होता है, बेसिकली ये किसके लिए होता है, रिलीज, और आप बोल सकते हो एग्जिट ऑफ द डीएसिटाइलेटेड, मतलब जो अमाइनो एसिड था वो तो अमाइनो एसिड शिफ्ट हो जाएगा टीआरएनए के थ्रू, राइट। टीआरएनए लेके आएगा अमाइनो एसिड्स को, आने के बाद यहाँ पे वो अमाइनो एसिड को पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स होगा उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, फिर खाली टीआरएनए बाहर आ जाएगा, राइट। तो ये हो गया बेसिकली राइबोसोम्स के 3 साइट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, राइट। अब हम देखते हैं इनिशिएशन का प्रोसेस, पोजीशनिंग ऑफ एमआरएनए इन द 30S सब यूनिट। ऑब्वियसली अगर हम ये देखते हैं, सबसे पहले रिकॉग्निशन होता है, फिर आपका 30S सब यूनिट जो होता है वो आके यहाँ पे एमआरएनए के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, राइट। जैसे ही एमआरएनए के साथ आता है, यहाँ पे APE 3 साइट्स होते हैं, पता है आपको कौन कौन से साइट्स होते हैं, यहाँ पे आपका APE, राइट। अब क्या होगा, जो पहला एंट्री होगा, एंट्री ऑफ फॉर्माइल मिथ्योनेटेड टीआरएनए, ये वाला फर्स्ट अमाइनो एसिड्स है, वो कौन से साइड में जाएगा, वो जाएगा आपका कौन से साइड में, वो जाएगा पी साइड में। क्यों पी साइड में, क्योंकि जो ए साइड है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई करके रखा है। किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, IF1 ने। ये देखो IF1 जो है बेसिकली ये ऑक्यूपाई करके रखा है, तो इसीलिए क्या होगा, ये जाएगा आपका सीधा पी साइड में। जैसे ये पी साइड पहुंचता है, उसी टाइम पे आपका एसोसिएशन होता है 50S सब यूनिट का विथ 30S सब यूनिट, राइट। जैसे ही ये पहुंचता है उसी तरह से एसोसिएशन होता है 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट।
क्लियर? यस। ये मैंने फंक्शंस दे रखा है। जो IF1 होता है बेसिकली इसका काम होता है 30S से बाइंड करवाना, और ये ऑक्यूपाई करके रखता है ए साइट में, राइट। IF2 भी एक होता है जिसका काम है GTPase एक्टिविटी, GTP से वो बाइंड करता है। IF3 का जो फंक्शन है वो क्या करता है, ये बाइंड टू 30S सब यूनिट एंड हेल्प्स इन द एसोसिएशन ऑफ 30S सब यूनिट विद द 50S सब यूनिट, राइट। इनिशिएशन जो होता है बेसिकली वो आपके एक स्पेशल सीक्वेंस से होता है। मैंने यहाँ पे फिर से एक बार आपको समझाया है, स्पेशल सीक्वेंस से होता है जिसको हम बोलते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। जैसे ही इनिशिएशन होता है 30S राइबोसोम आके mRNA पे बाइंड करता है, और जो आपका tRNA होता है वो क्या करते हैं, GTP, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्या कॉम्प्लेक्स? GTP IF2 फॉर्माइल मिथियोनिन। ये कॉम्प्लेक्स जो होता है आपका पी साइट में एंट्री करता है। ये mRNA है, ये APE, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ एंटर करते हैं, इस साइट में AE। जैसे ही यहाँ एंटर करते हैं इमीडिएटली आपका क्या होता है, 50S भी बाइंड होने लगता है, राइट। और जैसे आपका ये 50S बाइंड होता है, यहाँ क्या होता है आपका जो ये GTP होता है, इस GTP का हाइड्रोलाइसिस होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ GTP, मतलब GTP चेंज हो जाएगा GDP में एंड पायरोफॉस्फेट में, राइट। तो ये बेसिकली होता है 50S के बाइंडिंग के बाद। फिर आपका क्या होता है, जो ये इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं वो सारे इनिशिएशन फैक्टर्स रिमूव हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स से। फिर ये इलोंगेशन की तरफ मूव करता है। ये हो गया आपका इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड्स का एडिशन होना। अब ध्यान से देखोगे, ये था mRNA, यहाँ पे था आपका 30S, यहाँ पे था आपका 50S, राइट। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हो गया आपका APE, पहला अमाइनो एसिड्स ए में आया। ए में आने के बाद नेक्स्ट जो इलोंगेशन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, देखो हमेशा सिंथेसिस 5 प्राइम to 3 प्राइम मूव करते हैं, राइट। तो ये जो होगा ये इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और जो कोडोन्स है ये राइबोसोम्स ऐसे ऐसे आता रहेगा, राइट। और जैसे ही आता रहेगा ये पोजीशन इसका शिफ्टिंग होते रहेगा, समझ आया। तो जो इलोंगेशन में बेसिकली क्या होता है, एक अमाइनो एसिड्स का एडिशन होता है। कहाँ एडिशन होता है, कार्बोक्सी एन। किसके कार्बोक्सी एन में, पॉलीपेप्टाइड चेन का जो कार्बोक्सी एन होता है वहां पे इसका एडिशन होता है, राइट। और जैसे ही एडिशन होगा, देखिए एंट्रेंस, एंट्रेंस कहाँ होता है, फिक्सिंग अमाइनो एसाइल tRNA एट ए साइट। एट ए साइट मतलब क्या, अब देखना, जैसे ये मूव ऑन करेगा, ये P इस यहाँ पे पहुंचेगा, ए साइड यहाँ पे पहुंचेगा, राइट। तो ये शिफ्टिंग करते जाएगा, उसी जैसे ये शिफ्टिंग करते जाएगा अमाइनो एसिड्स आता रहेगा अलग अलग। जैसे ये शिफ्ट करके आगे जाएगा, आगे अलग कोडोन होगा, राइट। तो उसके कोडोन का जो tRNA होगा वो अमाइनो एसिड्स लेके आएगा। फिर जैसे ही अमाइनो एसिड्स यहाँ पे छोड़ेगा, फिर ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा, फिर दूसरा अमाइनो एसिड्स आएगा, राइट। ये है आपका प्रोसेस, क्लियर। तो एंट्रेंस कहाँ होता है, फिक्सिंग अमाइनो एसिड tRNA एट ए साइड। पहला वाला अमाइनो एसिड पी साइड में आता है, लेकिन जो सेकेंड वाला आता है आपका, जो सेकेंड वाला आता है यहाँ पे, सेकेंड अमाइनो एसिड जो आता है वो आता है आपका ए साइड में, राइट। और ये जो बॉन्ड होता है, पहले अमाइनो एसिड जो यहाँ पे, मान लो अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये मान लो पहला अमाइनो एसिड है, राइट। जैसे ही ये सेकेंड अमाइनो एसिड्स आया, सेकेंड अमाइनो एसिड्स को मान लो मैंने व्हाइट से दिखाया है, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो ब्लू वाला होगा वो कैसे शिफ्ट करेगा आपका, वो ब्लू वाला अमाइनो एसिड्स यहाँ पे आके शिफ्ट करेगा, और इन दोनों के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हुआ बात, राइट। फिर आएगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में आगे की तरफ मूव करेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ द राइबोसोम टू द नेक्स्ट कोडोन। फिर जैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर ये आगे की तरफ मूव करेंगे, और जो दूसरा कोडोन है उस अगेंस्ट अमाइनो एसिड्स tRNA लाएंगे, फिर यही प्रोसेस होता जाएगा। क्लियर हुआ इलोंगेशन, राइट। नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसके लिए एक एंजाइम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, राइट।
इसका जो है 23s rRNA और इसका फंक्शन प्रेजेंट होता है 23s rRNA एंड 28s rRNA। 23s rRNA जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में होता है और 28s rRNA जो होता है बेसिकली वो आपका यूकैरियोट्स में होता है, राइट। तो ये पेप्टिडिल ट्रांसफरेज क्या करता है, ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्मेशन में हेल्प करवाता है। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे इलोंगेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपका एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी ये अभी देखिए पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होना, ठीक है, ये हो गया एमआरएनए, यहाँ पे राइबोसोम आ गया, राइट। अब क्या होगा, मान लो ये कोई ईपी ये साइट्स है, अब ये वाला राइबोसोम, ये वाला अमाइनो एसिड्स यहाँ शिफ्ट होगा, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी अमाइनो एसिड्स है ऑलरेडी, इन दोनों के बीच में जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा वो करेगा पेप्टिडिल ट्रांसफरेज। अब इन सब के लिए एनर्जी की जरूरत होता है, वो एनर्जी कौन देता है, ये इलोंगेशन फैक्टर टीयू, इलोंगेशन फैक्टर टीएस, इलोंगेशन फैक्टर जी। ये दोनों क्या करते हैं, जीटीपी से बाइंड करवाते हैं, जीटीपी एक्सचेंजिंग में हेल्प करवाते हैं, और जो ये जी होता है बेसिकली राइबोसोम को आगे मूव करने में हेल्प करता है, एमआरएनए में आगे मूव करने में ये हेल्प करता है, बेसिकली राइबोसोम ट्रांसलोकेशन में ये हेल्प करवाता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टर्मिनेशन। अगर हम टर्मिनेशन के बारे में बात करते हैं, टर्मिनेशन मतलब का क्या, स्टॉप। इनिशिएशन प्रोटीन को रोकना भी तो पड़ेगा, राइट। वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप कोडोन्स, विद द हेल्प ऑफ स्टॉप कोडोन्स। स्टॉप कोडोन्स क्या क्या है, UAA, UAG एंड UGA, राइट। ये स्टॉप कोडोन जो होता है ये रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। फिर आपका 3 रिलीज फैक्टर आते हैं जो कि आपका हेल्प करता है टर्मिनेशन में। कैसे हेल्प करते हैं, जो RF1 एंड RF2 है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये पूरा ये रिकॉग्नाइज करता है टर्मिनेशन कोडोन को। जो भी ये कोडोन, जब भी ये कोडोन प्रेजेंट रहेगा इसको रिकॉग्नाइज भी करना पड़ेगा, राइट, कि ये टर्मिनेशन कोडोन है, तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपके पास आता है RF1 एंड RF2। क्लियर। जैसे ये रिकॉग्नाइज्ड करते हैं, RF3 आता है इमीडिएटली। RF3 क्या करते हैं, जीटीपी हाइड्रोलाइसिस करते हैं और एक्टिविटी RF1 और RF2 की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ा देते हैं बाय हाइड्रोलाइजिंग द जीटीपी। क्लियर हुआ टर्मिनेशन, यस, ग्रेट। नेक्स्ट पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। जैसे ही ये टर्मिनेशन हो जाता है, जो पेप्टिडिल ट्रांसफरेज होता है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एस्टरेज में। क्यों, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो चुकी है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका एस्टरेज में, राइट। और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट मैंने दे रखा है। इनिशिएशन में आपका 1 जीटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, इलोंगेशन में 2 जीटीपी का नीड होता है और टर्मिनेशन में 1 जीटीपी। तो टोटल कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट हुआ, 4 जीटीपी, 2 3 4, राइट। 4 जीटीपी की नीड होती है ट्रांसलेशन में। क्लियर। I hope it is clear to you. If you have any queries, any doubts, please write in the comment section. Thank you so much students for watching this session. Next class we will discuss the translation in eukaryotes, right? Thank you so much students. Bye bye, take care, happy Navratri to all of you.